बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग टॉपिक चल रहा है हमारा, और वो है उर्दू नॉवेल। और उर्दू नॉवेल में हम लोग पढ़ते हुए आ चुके हैं कहाँ तक? पंडित रतन नाथ सरसार पर। पंडित रतन नाथ सरसार, मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल हम लोगों ने पंडित रतन नाथ सरसार की लास्ट लाइन जो है वो क्या लिखी थी? जहाँ तक मुझे याद है, हमने उनकी खुदाई फौजदार, जो उनका आखिरी नॉवेल है, उसे जो है वो लिख लिया था। हाँ, जो लिखा गया था 1894 में, 1894 में। ठीक है, चलिए फिर तो बात करते हैं इनके मशहूर नॉवेल फसाने आजाद के हवाले से। कोई बच्चा बता सकता है फसाने आजाद का पहला नाम क्या था जब ये किश्तवार शाये हुआ अवध अखबार में 1878 में? बिल्कुल, सबा शेख, नेहा, अनम और एमडी अंसार। सही आंसर है। आंसर हो जाएगा जराफत। सॉरी, क्या हो जाएगा? जराफत। सही आंसर है जराफत के उन्वान से। और ये उर्दू नॉवेल में जो है वो बहुत मशहूर नॉवेल माना जाता है, फसान आजाद। और फसान आजाद को दास्तान और नॉवेल, दास्तान और नॉवेल की क्या माना जाता है? बीच की कड़ी माना जाता है। कड़ी माना जाता है, माना जाता है। कौन सा नॉवेल? फसान आजाद, जिसको किसने लिखा है? रतन नाथ शेरशाह ने जो है वो लिखा है। और फसाना आजाद में जो है वो सबसे ज्यादा जो है क्या है, तकरीबन जो है वो किरदार जो है वो इसमें बहुत ज्यादा है। क्योंकि फसाना आजाद दास्तान की तरह तवील है, तो तवील दास्तान को, ये तवील नॉवेल को बयान करने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत सारे किरदारों की। तो इसमें तकरीबन 3000 जो है वो क्या है, इसमें किरदार है। ठीक है, कितने हैं? 3000 किरदार हैं। तो अब इसमें जो है वो किरदार आपको 3000 तो याद नहीं करने। और इसका जो प्लॉट है, ठीक, प्लॉट है, वो भी क्या है, बहुत पेचीदा है। ठीक, और पेचीदा होने के साथ साथ कैसा है, बहुत ढीला भी है। क्या है? बहुत ढीला भी है फसाने आजाद। तो इसलिए इसको जो है वो पूरा नहीं पढ़ते हैं। और इसमें जो है वो एग्जाम में सवाल जो बनता है सिर्फ और सिर्फ उसके किरदार से बनता है। अब किरदार के हवाले से बात करें तो इसमें जो है वो क्या है, 3000 है। लेकिन उन 3000 किरदार को, जो इसका प्लॉट है जो कि बहुत तवील है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसको पिलॉट को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और इन 6 हिस्सों में जो है वो 6 ही कहानी है, या 6 ही किस्से हैं। फसाने आजाद में 6 किस्से हैं, और 6 ही क्या है, प्लॉट है। यानी कि हर कहानी का अपना एक प्लॉट है। और इसमें जो सबसे अहम कहानी है वो पहली ही कहानी है, ये कह सकते हैं पहला ही किस्सा है, जो खुद रतननाथ सरसार ने जो है वो क्या किया है, उसको दिखाया है। और उसका हीरो जो है वो नाम रखा है हीरो का आजाद। यानी कि इसमें जो मेन किरदार है वो आजाद है, लेकिन असल मायने में वो कौन है? रतननाथ सरसार है। हीरो का नाम आजाद है, लेकिन असल में कौन है वो? रतननाथ सरसार है। अब हीरो है तो जाहिर सी बात है हीरोइन भी आएगी। तो हीरोइन आ जाती है हमारी कौन सी? हुस्न आरा। ठीक है, हुस्न आरा। हुस्न आरा जो है वो मसनवी में भी है, आपको मालूम होगा, और यहाँ पर भी है, दास्तान में भी, सॉरी नोवेल में भी है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
اسی کے علاوہ اس میں وہ مشہور کردار ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور وہ کردار تھا کھوجی کا۔ یہ جو ہے وہ بہت مشہور کردار ہے، یا اردو ناول میں جو سب سے مشہور کردار ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ کیسا کردار ہے کھوجی؟ یہ کھوجی کردار ہے مزاحیہ۔ ایک سوال بنتا ہے، حالانکہ مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے بننا، کہ کھوجی کی ملاقات محمد حسین وہ آزاد سے کب ہوتی ہے یا کہاں ہوتی ہے؟ کھوجی کی ملاقات آزاد سے کب اور کہاں ہوتی ہے؟ کسی بچے کو پتا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ جب یہ ہیروئن حسن آرا آزاد سے شرط رکھتی ہے کہ تم روم میں جو ہے وہ یا قسطنطنیہ میں جو لڑائی چل رہی ہے اسے جیت کر آؤ گے تب میں تم سے شادی کروں گی، تو بس آزاد جو ہے وہ اسی لڑائی کے لیے جیتنے کے لیے جاتا ہے ایک جہاز پہ۔ تو وہیں پر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے کس کی؟ کھوجی سے۔ ٹھیک ہے، کھوجی سے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ پہلی کہانی کے، یا کہہ سکتے ہیں پہلے قصے کے کیا ہیں، کچھ کردار ہیں۔ اس کے بعد جو اور پلوٹ ہیں اور قصے ہیں اس میں جو ہے وہ الگ الگ کردار ہیں، جس میں سے ہمایوں موسٹ امپورٹینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمایوں پورا نام ہوتا ہے اس کا ہمایوں فر۔ یہ بہت اہم کردار ہے ہمایوں فر، اور اس کی محبوبہ ہوتی ہے روح افزا۔ ٹھیک ہے، روح افزا جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹینٹ کردار ہے۔ اسی کے علاوہ ذوالفقار، یہ بھی ایک اہم کردار ہے ذوالفقار کا فسانہ آزاد میں۔ پورا نام ہے ذوالفقار علی خان، ذوالفقار علی خان۔ بس یہ دو تین کردار جو ہے وہ آپ لوگ اس میں رکھ سکتے ہیں فسانہ آزاد ناول میں۔ بس اس سے زیادہ جو ہے اس میں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں تک کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو بتا سکتا۔ یہاں تک فسانہ آزاد میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتا سکتا ہے یا پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ، اسی کے ہی ہم اثر جو ہم لوگ بات کر رہے تھے 1878 میں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہیں پر بات کرتے ہیں فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد میں ہی ان کے رتن ناتھ سرسار کے کیا ہیں، ایک ہم عصر میں شمار ہوتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں لیکن ہم لوگ ادبی لحاظ سے انہیں ہم عصر مانتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ان کو ہم لوگ تاریخی ناول نگار کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تاریخی ناول نگار، ان کا نام بھی جو ہے وہ کیا ہے، بڑا مشہور ہے۔ اور ان سے جو سب سے زیادہ سوال آتا ہے وہ دو سوال آتے ہیں۔ پہلا کہ تاریخی ناول نگار کون ہے، تو آنسر ہو جائے گا عبد الحلیم شرر۔ سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ تاریخی ناول نگار کون ہے، تو آنسر ہو جاتا ہے عبد الحلیم شرر۔ اسی کے بعد عبد الحلیم شرر کا ایک رسالہ ہے جو انہوں نے لکھنؤ سے نکالا، اس کا نام بھی اہم ہے، اور وہ ہے دلغداز۔ یہ دو سوال آپ میں کو ایگزام میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے عبد الحلیم شرر کے حوالے سے۔ پہلا تو یہ کہ تاریخی ناول نگار کس کو کہا جاتا ہے، تو عبد الحلیم شرر کو کہا جاتا ہے، اور ان کا رسالہ کون سا ہے، دلغداز ہے۔ یہ سوال 100% آنے والے ہیں، لیکن کچھ سوال کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پر بھی جو ہے وہ رسک نہیں لے سکتے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، پوری اچھی طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں عبد الحلیم شرر کو۔ ٹھیک ہے، نام ہے ان کا عبد الحلیم، نام ہے ان کا عبد الحلیم، اور تخلص ہوا ان کا شرر، تخلص ہوا ان کا شرر۔ پیدائش 1860 کہاں پر ہوئی ہے، لکھنؤ میں، اور وفات ہوئی ہے 1926 لکھنؤ میں۔ ٹھیک،
वफात भी और पैदाइश भी कहाँ पर हुई है? लखनऊ में हुई है। अब्दुल हलीम शर। ठीक है। और इसके बाद इनकी इब्तदाई तालीम घर पे ही हासिल होती है, और उसके बाद ये अपनी अदबी जिंदगी का सफर शुरू करते हैं 1881 में, 1881 के आसपास। और एक किताब होती है, उसका ये तर्जुमा करते हैं, और किताब का नाम होता है किताबुल तौहीद। किताबुल तौहीद करके जो है वो एक किताब होती है, उसका क्या करते हैं, ये तर्जुमा करते हैं और अपनी अदबी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और बस ये किताब मशहूर हो जाती है, और तभी 1881 में, 1881 में, ये अखबार अवध पंथ से जो है वो अवध अखबार से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यहीं पर अवध अखबार से जुड़ने के बाद ये जो है क्या करते हैं, अपना पहला तारीखी नॉवेल जो है वो शाये करते हैं। शाये करते हैं अपना पहला तारीखी नॉवेल। लेकिन शाये होने से पहले ही अवध अखबार के साथ इनकी जो है वो कुछ क्या हो जाती है, खटपट हो जाती है। इसीलिए वो अपना पहला नॉवेल जो इनका है मलिकुल अजीज वर्जिना, मलिकुल अजीज वर्जिना, ये उर्दू अदब में पहला तारीखी नॉवेल माना जाता है। पहला तारीखी नॉवेल माना जाता है मलिकुल अजीज वर्जीना। और इसके मुसन्निफ कौन है? अब्दुल हलीम शरर जो है वो इसके पहले मुसन्निफ हैं, मलिकुल अजीज वर्जीना। तो ये शाये होना था अवध अखबार में, लेकिन किसी वजह से ये अवध अखबार में शाये नहीं हुआ, तो इसलिए जो है वो इसमें थोड़ा सा वक्त लगा, और इसको जो है वो शाये किया गया बाद में 1888 में, 1888 में। कहाँ से किया गया? लखनऊ से किया गया। लखनऊ में एक रिसाला था जिसका नाम था दिलगुदास। क्या था? दिलगुदास। और इसी अखबार से इन्होंने अपना जो है वो सफर शुरू किया तारीखी नोवेल निगार के हवाले से। तो ये जो मलिकुल अजीज वर्जीना था, ये इनका नोवेल था जो दिलगुदास में शाये हुआ 1888 में। ठीक। इसके अलावा और बात करते हैं इनके नोवेल की। जो इनका सबसे मशहूर नोवेल है, ये तो पहला हुआ, इसके बाद जो इनका सबसे मशहूर नोवेल है वो है इनका फिरदौस बरी। ठीक है? कौन सा है? फिरदौस बरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है फिरदौस बरी भी। फिरदौस बरी। अब ये जो है फिरदौस बरी, ये उर्दू का तारीखी नोवेल है। ये कह सकते हैं उर्दू अदब में सबसे अहम तारीखी नोवेल कौन सा है? फिरदौस बरी। मुसन्निफ हैं अब्दुल हलीम शरर। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1899 में, यानी कि 1899 में। अब देखो, फिरदौस बरी में कोई बच्चा बता सकता है कितने हर्फ हैं? फिरदौस बरी में कितने हर्फ हैं? 9। बिल्कुल। तो ये 9 मंजिलों पर या 9 अबवाब पर क्या है? मुश्तमिल है। 9 मंजिल पर या 9 अबवाब पर क्या है? मुश्तमिल है। जिसमें आपको सिर्फ पहला याद रखना है, क्योंकि पहला जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला। और वो है परियों का गुल। पहला है परियों का गुल। और लास्ट लिख लीजिएगा 9वां, वो है इंतकाम। पहला हिस्सा है परियों का गुल, और दूसरा हिस्सा है, सॉरी, लास्ट जो हिस्सा है वो है उसका इंतकाम। तो फिरदौस बरी में ये दो चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा एग्जाम के हवाले से। हालांकि अब्दुल हलीम शायर के और भी बहुत सारे नॉवेल हैं जो इन्होंने तारीखी लिखे हैं। जैसे एक तो यही हो गया हमारा जो हमने पढ़ा, फिरदौस बरी। ठीक है। और इसके अलावा इनके बहुत सारे वो हैं, नॉवेल हैं जो इन्होंने तारीखी लिखे हैं। जैसे
जवाल बगदाद इन्होंने लिखा है, वो तारीखी नॉवेल है। माह मुल्क लिखा है, वो भी जो है वो तारीखी नॉवेल है। इसके अलावा मीना बाजार इनका तारीखी नॉवेल है। इसके अलावा नेकी का फल इनका जो है वो तारीखी नॉवेल है। इसके बाद ताहिरा, ये भी इनका क्या है, नॉवेल है। इसके बाद अय्याम अरब, ये भी क्या है, तारीखी नॉवेल है। इसके बाद फ्लोरा अल्फ्रेड, ये भी क्या है, इनका तारीखी नॉवेल है। इसके बाद हुस्न अंजीलिया, ये भी क्या है, इनका नॉवेल है। बहुत सारे नॉवेल हैं इनके, ठीक है। लेकिन कोई आपको जो है वो याद नहीं रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने बता दिया, ये दो बातें आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा फिरदौसी बरी का एक किरदार बस याद रख लेना, वही एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, और वो है शेख वजूदी। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि शेख वजूदी किस नॉवेल का किरदार है। तो ये अब्दुल हलीम शेर के फिरदौसी बरी का क्या है, किरदार है, जिसका नाम क्या है, शेख वजूदी। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, अब्दुल हलीम शेर के हवाले से और फिरदौसी बरी के हवाले से। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो है वो बस इतना ही याद रख लीजिएगा, फिरदौसी बरी के हवाले से, ठीक है। चलिए, इसके बाद इनका जो है वो सफरनामे है, क्योंकि सफरनामे भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन्होंने जो है वो 3 सफरनामे लिखे हैं, ठीक है। 3 सफरनामे, जिसमें से एक दो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे पहला सफरनामा है कुछ दिन, सॉरी, पहला सफरनामा है कुछ दिन, कुछ दिन, सॉरी, कुछ दिन नहीं है, कुछ घंटे हैं, माफ कीजिएगा। कुछ घंटे, कुछ घंटे जिब्राल्ट में, कुछ घंटे जिब्राल्ट में, ठीक। कुछ घंटे जिब्राल्ट में, ठीक है। इसके बाद इटली की मुख्तसर सैर, इटली की मुख्तसर सैर, ये भी क्या है, इनका सफरनामा है। और इसके बाद एक और है हमारा सफर पालनपुर और स्विट्जरलैंड। हमारा सफर, हमारा सफर पालनपुर, हमारा सफर पालनपुर और स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये क्या है, इनके तीनों सफरनामे हैं। कोई बच्चा बता सकता है पालनपुर जो यहाँ पे श- नाम है, पालनपुर किसके लिए मशहूर है? पालनपुर किसके लिए मशहूर है? अगर नहीं पता तो एन लिख दीजिएगा, पालनपुर। अच्छा, याद रख लीजिएगा, पालनपुर जो है वो मशहूर है किसके लिए? भूत और प्रेत के लिए। भूत और प्रेत के लिए मशहूर है पालनपुर। आपने फिल्म देखी होगी, शायद आपको पता हो, 1920, 1920। हाँ, तो वहाँ उसी की कहानी को दिखाया गया है। और 1920 में ही आप लोग याद रख लीजिएगा कि जामे मिल्ले इस्लामिया की क्या हुई है, स्थापना हुई है, यानी कि उसको कायम किया गया। और 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के ही क्या रखा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया है, यानी कि एएमयू रखा गया है। तो जामे मिल्ले इस्लामिया 1920 में कायम हुई, और ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कब रखा गया? 1920 में रखा गया, यानी कि तकरीबन आज से 104 साल पहले, ठीक। चलिए फिर तो आप लोग पालनपुर मत जाइएगा, ठीक। आप लोग अपने अपने घरों में सेफ तरीके से जो है वो रहिएगा, ठीक। हम्म।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हलीम शर से बस इतना ही सवाल जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक नए और एक अहम नोवेल निगार की, जो उर्दू अदब में जो है उन्होंने एक अलग ही तरह की क्या की है, कायम की है, जिनको हम लोग नफ्सियाती नक्काद भी कहते हैं। ठीक है, ये नक्काद भी है, नफ्सियाती। नोवेल निगार तो हैं ही, लेकिन ये नफ्सियाती नक्काद भी है। और इनको नफ्सियाती नक्काद के साथ साथ इनको जासूसी नोवेल निगार भी कहा जाता है। इनको जासूसी नोवेल निगार भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो है वो जासूसी नोवेल निगारी बहुत क्या है, मशहूर है। इसी के अलावा इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया है, वो काम किया है किस पर, उर्दू कीबोर्ड पर। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। इसी के अलावा ये दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद में क्या थे, नाजिम थे। क्या थे, नाजिम थे। नाजिम जो है वो दो तरीके के लोगों को कहा जाता है। पहले तो वो जो किसी चीज का निजाम को बनाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो नज्म कहते हैं। नज्म कहने वाले को भी नाजिम कहते हैं। तो ये सारी बातें जो किस पे बात होती है, ये बात होती है मिर्जा मोहम्मद हादी रसूल। मिर्जा मोहम्मद हादी रसूल। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा के हवाले से। ठीक है, नाम इनका मिर्जा मोहम्मद हादी था, और तखल्लुस हुआ इनका क्या, रुस्वा। क्या हुआ, रुस्वा। पैदाइश 1858 में, 1858 में कहाँ पर हुई है, लखनऊ में हुई। और वफात हुई है 1931, 1931, कहाँ पर, हैदराबाद में। क्योंकि ये दारुल तर्जुमा उस्मानिया से वाबस्ता थे, तो उसी पर जो है वो इनकी वहां पर वफात हो गई 1931 में, 1931 में। इब्तदाई तालीम इन्होंने घर से ही हासिल की। उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से क्या किया, बीए किया। और उसके बाद आला तालीम हासिल करने, ठीक है, आला तालीम हासिल करने कहाँ चले गए, ये चले गए अमेरिका। आला तालीम हासिल करने कहाँ चले गए, अमेरिका। और अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था ओरिएंटल, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से इन्होंने की पीएचडी। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या की, पीएचडी। और पीएचडी डिग्री हासिल करने के बाद ये कहाँ पर आ गए, हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान में आकर इन्होंने एक एग्जाम होता है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद ये क्या बन गए, रेलवे में मुलाजिम बन गए। किसमें, रेलवे में इन्होंने क्या कर ली, मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन कुछ दिन इन्होंने मुलाजमत की, और उसके बाद जो है वो इन्होंने क्या किया, ये रेलवे की नौकरी जो है वो छोड़ दी। ठीक है, और रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद ये चले गए कहाँ पर, हैदराबाद। हैदराबाद में कहाँ, आपको मालूम है कि हैदराबाद में उस वक्त एक ही इदारा मशहूर था, जिसको हम लोग जानते हैं दारुल तर्जुमा उस्मानिया। दारुल तर्जुमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर थी, हैदराबाद में। जो कब कायम हुई थी, 1917 में जो है ये कायम हुई थी, 1971 में। और कब खत्म हो गई, 1955 में। 1917 में ये कायम हुई, और 1955 में क्या हो गई, ये बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, क्योंकि इसमें जो क्या लग गई थी, आग लग गई थी। और आग लगने की वजह से जो है वो सारी चीजें क्या हो गई, जलकर खाक हो गई। तो मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद में ही क्या रहे, वहीं पर रहे। और यहीं पर रहते हुए इन्होंने नोवेल में और शायरी में, दोनों में क्या की, तब आजमाई की।
हालांकि इन्होंने ज्यादातर वक्त अपना हैदराबाद में गुजारा, लेकिन जब हम लोग इनके दबिस्तान की बात करते हैं तो ये दबिस्तानी लखनऊ से क्या होते हैं, ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई है 1858 में। तो इनको दबिस्तान लखनऊ का क्या मानते हैं, शायर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो क्या की है, शायरी भी शुरू की है। अब मैंने अभी आपको लिखवाया था कि इनका तखल्लुस क्या है, इनका तखल्लुस रुस्वा है। ठीक है, ये जो है वो नस्र में है, लेकिन शायरी में भी क्या है, इनका तखल्लुस है। शायरी में इनका तखल्लुस है मिर्जा। शायरी में इनका तखल्लुस है क्या, मिर्जा। ये भी आप लोग जो है वो बात याद रख लीजिएगा। और शायरी में जो इन्होंने इसला लेनी शुरू की, वो शुरू की थी इन्होंने दबीर से। ठीक है, दबीर से इन्होंने शायरी में जो है वो इसला लेनी शुरू कर दी, और उसके बाद जो है वो इन्होंने अलग अलग शोरा से क्या की, इसला लेनी शुरू की। और इसी बात जब ये दबीर से इसला ली, और वहीं से जो है वो इनके जहन में नफ्स के बारे में बात पता चली, और ये जो क्या बन गए, नफ्सियाती नक्काद बन गए। ठीक है, नफ्सियाती नक्काद। और इसीलिए इनका जो मशहूर नॉवेल है जिसका नाम है उमराव जान अदा, क्या है, उमराव जान अदा, वो भी क्या है, एक नफ्सियाती नॉवेल है। याद रख लीजिएगा, क्या है, एक नफ्सियाती नॉवेल है उमराव जान अदा, जो कब लिखा गया, उमराव जान अदा 1899 में लिखा गया, जो बहुत मशहूर है। और ये नफ्सियाती है क्योंकि ये इंसान की नफ्स पर मबनी है। और किसकी नफ्स पर मबनी है, तो आपको पता होगा उस किरदार का नाम है अमीरन, जो बाद में क्या बन जाती है, एक तवायफ बन जाती है। और तवायफ बनने के बाद उसका नाम होता है उमराव जान। क्या होता है, उमराव जान। एक सवाल यही आता है कि अमीरन का उमराव जान नाम कौन रखता है। अमीरन का उमराव जान नाम कौन रखता है। खानम नहीं, खानम का तो कोठा होता है। खानम जान का तो कोठा होता है, जहां पर सारी लड़कियों को रखा जाता है। दो लोगों ने बता दिया है। आंसर हो जाएगा बुआ हसीना। बुआ हसीना जो है वो अमीरन का नाम उमराव जान रखती है, जो इसमें जो क्या काम करती है, तालीम और तरबियत का काम करती है, उन सारी तवायफ। ठीक, उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उमराव जान अदा से जो है वो काफी अहम सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन उससे कबल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि रुस्वा क्या है, रुस्वा जो है वो जासूसी नॉवेल है। तो उनके कुछ जासूसी नॉवेल जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे खूनी आशिक। ठीक है, खूनी आशिक। इसके बाद खूनी शहजादा, खूनी शहजादा। इसके बाद खूनी मुसव्विर, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। इसके बाद डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहराम की रिहाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहराम की रिहाई, बहराम की रिहाई, बहराम की रिहाई। इसके बाद खूनी भेद, खूनी भेद। और इसके बाद लास्ट जासूसी नॉवेल में मिर्जा मोहम्मद हादी रसुआ का, और वो है खूनी जोरू, खूनी जोरू।
तो ये सारे नॉवेल जो है मिर्जा मोहम्मद आदिल रसवा के, वो क्या है, वो सारे के सारे जासूसी नॉवेल हैं, जिसमें खूनी आशिक, खूनी शहजादा, खूनी मुसव्विर, बहराम की रिहाई इंपॉर्टेंट है, खूनी भेद और खूनी जोरू, ये वो हैं जो इनके क्या है, जासूसी नॉवेल है। इसके बाद इनके कुछ और मशहूर नॉवेल हैं जो जासूसी नहीं है, ठीक है, माशरती नॉवेल है। जिसमें से पहला जो नॉवेल आता है माशरती में, वो आता है अफसाए राज। अफसाए राज पहला नॉवेल है, तो इसलिए आप लोग इसका ईयर लिख लीजिएगा 1896। लेकिन जो सबसे मशहूर है वो है उमराव जान अदा, इसका ईयर भी याद रखना है 1899। दोनों के ईयर आपको याद रखना है, उमराव जान का भी और आपको अब्दुल हलीम शेर का फिरदौसे बरी भी, दोनों ही 1899 में। ठीक है, इसके बाद शरीफ ज़ादा। शरीफ ज़ादा, शरीफ ज़ादा के बाद ज़ाते शरीफ। ज़ाते शरीफ और इसके बाद अख्तरी बेगम। अख्तरी बेगम, ठीक है, ये भी क्या है, नॉवेल है, अख्तरी बेगम। इसी से मिलता जुलता एक और है, और वो है चांदनी बेगम। कोई बता सकता है चांदनी बेगम किसका नॉवेल है? बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर का है चांदनी बेगम। लेकिन अख्तरी बेगम क्या है, ये नॉवेल है मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा का। ठीक है, चलिए फिर। तो ये कुछ बातें थी जो मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा के हवाले से जो है वो आपको याद रखनी है। लेकिन जो इनका मशहूर नॉवेल है 1899 में लिखा गया, जिसका नाम है उमराव जान अदा, ये उर्दू अदब में जो है वो एक मशहूर नॉवेल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सवाल आता है कि उमराव जान अदा में कितने अबवाब हैं? तो याद रख लीजिएगा, उमराव जान में 25 अबवाब है। ठीक है, 25 अबवाब है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब अमीरन उमराव जान बनती है तो उसकी उम्र 25 हो जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि 25 अबवाब है, क्योंकि उमराव जान में जो अमीरन है वो 25 साल में उमराव जान बनती है। और ये जो नॉवेल है उमराव जान अदा, ये किस तर्ज पर लिखा गया है? तो आप बीती की तर्ज पर लिखा गया है। और आप बीती की क्या खसूसियत होती है कि इसमें जो कहानी चलती है वो चलती है फ्लैश बैक में। अगर ऑप्शन में आप बीती आपको ना मिले तो आप लोग जो है वो फ्लैश बैक याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको फ्लैश बैक भी याद होता है। फरहान अंसारी पूछ रहे हैं आप बीती क्या है? आप बीती वो कहते हैं एक तरीके से जो आप पर बीती हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, आपने जो है वो 2024 में, ठीक है, 2024 में कोई ऐसा काम किया हो जो आपके साथ बुरा हुआ हो। ठीक है, मान के चलिए फरवरी का महीना ही ले लेते हैं, 14 फरवरी को आपको लग रहा था कि मैं 14 फरवरी को अच्छा खासा तैयार होके, कोट पैंट पहन के, बो टाई लगा के, एक हाथ में गुलदस्ता और दूसरे में एक तोहफा लेके जाऊंगा, और वो जो है वो मना नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो मना नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आप कहने में क्या हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि उससे पहले गुलाम अली जो है वहां पे जाके मोर्चा मार चुका होता है। इट मीन्स जिसके लिए आप जा रहे थे, गुलाम अली ने उसे अपना गुलाम बना लिया आपसे पहले। तो बस यही आप बीती जो है
وہ آپ اپنے دوست کو سنا رہے تھے اس کے کندھے پہ رکھ کے۔ تو بس یہی ہوتی ہے آپ بیتی، جو انسان پہ خود بیتے وہی ہے آپ بیتی۔ کیونکہ جو امیرن ہے اس کو اٹھا لے جاتا ہے کون؟ ڈاکو۔ تو بس وہی اپنی آپ بیتی کہ اس کو ڈاکو نے کیسے اٹھایا، کیوں اٹھایا، پھر اس نے کہاں کہاں رہ کے اپنی زندگی گزاری، یہ ساری آپ بیتی سنائی۔ کس کو سنائی آپ بیتی؟ مرزا محمد ہادی رسوا کو سنائی۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکو سے اٹھا کر لے آیا تھا، لے کر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو باپ ہوتا ہے امیرن کا، جو جمعدار ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکو کے خلاف گواہی دے دیتا ہے، اور اس ڈاکو کا نام ہوتا ہے دلاور خان۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ دلاور خان۔ تو بس وہی اپنی جو ہے وہ کارگزاری سنا رہی ہوتی ہے امراؤ جان ادا کر کے۔ کس کو؟ مرزا محمد ہادی رسوا کو۔ چلے پھر اب یہ کہانی 25 ابواب پر مشتمل ہے۔ فلیش بیک میں جو ہے وہ یہ کہانی چلتی ہے آپ بیتی میں، اور اس آپ بیتی میں جو سب سے اہم بات ہے اور وہ ہے لکھنؤ کی عکاسی، اور وہ بھی کیسی؟ تہذیب والی۔ تو تہذیب کی جو عکاسی ہے وہ سب سے اہم کس میں بتائی گئی ہے؟ لکھنؤ میں۔ اور لکھنؤ میں بھی کس کے لیے بتائی گئی ہے؟ وہ بتائی گئی ہے امراؤ جان ادا میں، کہ امراؤ جان ادا میں کس شہر کی عکاسی کی گئی ہے تہذیب کی؟ تو آنسر ہو جائے گا امراؤ جان ادا میں۔ کس نے کی ہے؟ وہ کی ہے مرزا محمد ہادی رسوا نے۔ اور اسی میں ہی لکھنؤ کی شاعری کو کیا بتایا گیا ہے؟ اچھا بتایا گیا ہے۔ اور لکھنؤ کی جو شاعری کی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا نے خود امیرن سے کروائی ہے، کیونکہ امیرن جو ہے وہ خود ایک کیا ہے؟ طوائف کے ساتھ ساتھ ایک شاعرہ بھی ہے، یعنی کہ شاعری کرتی ہیں، اور اسی میں اپنا ایک تخلص رکھتی ہیں، ادا۔ ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے کہ طوائف امیرن کا تخلص کیا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہو جاتا ہے ادا۔ امراؤ جان نام ہوتا ہے اور تخلص ہوتا ہے ادا۔ کیا ہوتا ہے؟ ادا۔ اور اسی کا ذکر جو ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا نے کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ شروع کیا ہے، یا اپنے ناول میں بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کس کو سنائے، کس کو سنائے، کس کو سنائے حال دل، کس کو سنائے حال دل راز اے ادا۔ ٹھیک ہے، کس کو سنائے حال دل راز اے ادا، آوارگی میں، آوارگی میں، آوارگی میں ہم نے، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی، زمانے کی سیر کی۔ تو یہ کیا ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا نے امیرن کے ذریعے یہ جو ہے وہ شعر کہا ہے، اور یہ جو ادا ہے یہ امیرن کا ہی کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اور اسی سے ہی یہ جو شعر میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھا ہے، کس کو سنائے حال دل راز اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی شعر کی، تو یہ اسی مشاعرے کا شعر ہے جس مشاعرے سے ناول امراؤ جان ادا کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ ابتدا ہوتی ہے اس مشاعرے میں۔ اور مشاعرہ کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک امیرن کے سامنے والے مکان پر، ٹھیک سامنے والے مکان پر، جہاں پر مرزا محمد ہادی رسوا اور اس کے علاوہ آغا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب اور مرزا محمد ہادی رسوا جو ہے وہ ایک کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اور وہیں پر یہ 4-5 لوگ، جس میں سے آغا صاحب جن کو اصل نام ہوتا ہے قزاق، خان صاحب، شیخ صاحب اور پنڈت صاحب، اور اس میں ایک شامل ہوتے ہیں مرزا محمد ہادی رسوا۔ تو یہ 5-6 لوگ مل کے ایک مشاعرہ کرتے ہیں، اور اسی مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے امیرن کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، اور امیرن جو ہے وہ اپنا یہ والا شعر سناتی ہے، کس کو سنائے حال دل راز اے ادا۔ تو پتہ چلتا ہے
کہ یہ کیا ہے، ان کا تخلص ہے ادا امیرن کا، آوارگی میں ہم نے زمانے کے شعر کی۔ تو یہ تو مشاعرے کا پہلا شعر ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ناول کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ جب ناول شروع ہوتا ہے، تو یہ بھی امیرن کے ہی ایک شعر سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور وہ شعر کون سا ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا، ہم کو بھی کیا کیا، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھی، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھی، لیکن اب تمہید ذکر ماتم ہو گئے، لیکن اب لیکن اب تمہید ذکر لیکن اب تمہید ذکر ماتم ہو گئے۔ ٹھیک، یہ کیا ہے، ناول امراؤ جان ادا کا جو ہے وہ پہلا شعر ہے۔ اب میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں کیا ہے، 25 ابواب ہیں، تو اس میں ہر باب میں ایک شعر ہے۔ اب 25 کے 25 آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو 25 ابواب ہیں، اور ہر ابواب کے ابتدا ہونے سے پہلے کیا ہے، ایک شعر ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ یہ پہلا شعر جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ ایک مشاعرے کا ہے اور یہ ناول کا ہے۔ مشاعرے کا میں نے آپ کو بتایا، کس کو سنائے حال دل راز اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ناول ہے، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر ماتم ہو گئے۔ یہ ناول کا پہلے باب کا پہلا شعر ہے، اور ہر باب پر کیا ہے، ہر شعر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں ناول امراؤ جان ادا کے حوالے سے۔ تو آپ لوگ ڈال لیجئے گا ہیڈنگ، امراؤ جان ادا کا خلاصہ۔ حالانکہ خلاصے سے کوئی سوال آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک چھوٹا سا تعارف جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امراؤ جان ادا کا، جو ہم لوگ کل کی کلاس میں کریں گے۔ یہ کل ویسے تو سنڈے ہے، کلاس نہیں ہوتی ہے، لیکن بیچ میں آپ کا ایک دن کا آف ہو گیا تھا، تو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ہم لوگ کل کلاس کریں گے۔ ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کا یہی رہنے والا ہے، 8 بجے۔ ٹھیک، کچھ بچے یہ بھی پوچھ رہے تھے سر ہمارا شاعری والا پورشن کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ تو جن بچوں کا شاعری والا پورشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یا کسی بچے نے شاعری نہیں پڑھی ہے، تو مجھ سے 9045220432 اس نمبر پر رابطہ کر کے شاعری والی کلاس کا آئی ڈی لے سکتا ہے، آپ کو مل جائے گی، اور اس میں آپ کو شاعری کی ساری کلاسز مل جائیں۔ اگر یہاں پر میسج نہ کر پائیں تو اسی میں نوٹس بورڈ میں آپ کو آئی ڈی مل جائے گی، اسی آئی ڈی سے آپ لوگ اس کلاس میں انرول ہو سکتے ہیں۔ کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، انرول آئی ڈی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بس وہ آئی ڈی پٹ کر دینی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ رجسٹریشن وہاں پر ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں پر آپ کی ریکویسٹ آ جائے گی، اور ہم اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ ٹھیک، کیونکہ آپ کا 10-12 دن بعد ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ شاعری والا پورشن بھی ساتھ کے ساتھ کور کر سکتے ہیں۔ تنقید نگاری بیٹا بعد میں شروع ہوگی، ابھی پہلے نثر چل رہی ہے۔ ملتے ہیں کل 8 بجے۔